हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपायस। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटी के सफर में हम लोग 9th क्लास ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अभी हम 10th क्लास के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, यानी कि क्लास 10th की एनसीईआरटीज भी कंप्लीट होने वाली हैं। तो जो लोग साथ साथ कर रहे थे उनको डिफरेंस समझ में आएगा, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। और इसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। तो आज है चैप्टर नंबर 8, दैट इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तो आपको ऑफ कोर्स इसके लिए एसे पेपर में काफी सारा फॉलो पॉइंट मिलेगा। अगर कोई ऐसा आंसर है जिसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज इन योर जीएस पेपर 2, एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास ऑप्शनल है पीएसआईआर, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल थ्रू क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी में हमें बार बार डेमोक्रेसी के कई सारे फीचर्स बताए गए। डेमोक्रेसी ये है, अच्छी डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी के ये फीचर्स होने चाहिए, हम क्या क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। फाइनली हमें एनसीईआरटी बता रहा है कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एक डेमोक्रेसी फेस करती है और कैसे इन चैलेंजेस से हमें रिफॉर्म्स तक पहुंचना है डेमोक्रेसी को बेटर करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम लोग एक बात समझ चुके हैं, दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बाकी सारे अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट इट इज नॉट फ्री फ्रॉम ऑल इवल्स, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड दीज चैलेंजेस नीड टू बी ओवरकम। और यही इस चैप्टर का पूरा बेस पॉइंट है कि चैलेंजेस है क्या और उन्हें कैसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। देखिए, ऑब्वियसली इट सेज डेमोक्रेसी डज नॉट हैव अ चैलेंजर, but that does not mean that it does not face any challenges. What a wonderful line, अब अपने आंसर्स में यूज कीजिए। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डेमोक्रेसी के आगे कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं टिकती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी खुद से ही कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करती। कई सारे चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस करती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैलेंज एंड प्रॉब्लम? और हमने इस चैप्टर को प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोला? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आप अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, चैलेंज एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे सबसे पहली बात ओवरकम किया जा सकता है, यानी वो ऐसा नहीं है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड, जब आप इसे ओवरकम कर लेते हैं तो आप पहले से भी बेहतर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू वेक अप अर्ली। अगर ये आपका चैलेंज है तो ऐसा नहीं आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते। थोड़े से डेडिकेशन, थोड़ा सा फोकस और थोड़ी सी एक दो टेक्निक्स यूज कर कर आप सुबह उठ सकते हैं। You can wake up early, you can be an early riser. Now if you do that, you would be a better human than before. तो challenges वो problems हैं जिनको पहली बात आप solve कर सकते हैं, और दूसरी बात जब आप उन्हें solve कर लेते हैं आप पहले से भी बेहतर हो जाते हैं। यानी डेमोक्रेसी के इन challenges को, इन difficulties को अगर हम overcome कर लें तो as a democracy हम पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। और इसीलिए इस चैप्टर को बोला गया है challenges of democracy। देखिए, सबसे पहला चैलेंज क्या होता है? फाउंडेशनल चैलेंज। इसका मतलब क्या है? वो कंट्रीज जहां अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई है या किसी रीजन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, फॉर एग्जाम्पल वहां पर मिलिट्री रूल था या वहां पर किसी तरह का ऑटोक्रेटिक कंट्रोल था, ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को डेमोक्रेसी के अम्ब्रेला में लेकर आना, यानी वहां पर डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखना, इज नोन एज फाउंडेशनल चैलेंज टू डेमोक्रेसी। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर मिलिट्री उनको कंट्रोल कर रही थी तो उनको दूर करना पड़ेगा, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बिठानी पड़ेगी, सॉवरन गवर्नमेंट। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सॉवरन का मतलब जो अपने फैसले खुद लेती है। सो दिस वुड बी फाउंडेशनल चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज। बट ऐसा नहीं कि आपने फाउंडेशन रख दी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। एक बार जब आपने फाउंडेशन रख दी, आपको डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करना पड़ेगा, यानी कि उसको क्वांटिटी वाइज बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपके यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आपके यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या नहीं? आपने स्टेट और सेंटर के बीच में तो पावर डिवाइड कर दिया, बट डोंट यू थिंक देयर शुड बी पावर दैट शुड बी शेयर्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो? क्या आपके यहाँ विमेन भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं? माइनॉरिटी ग्रुप्स तक भी डेमोक्रेसी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? यानी आप समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तक तो नहीं सीमित रह गई, उसका स्कोप कितना बड़ा है ये कहलाता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। देखिए, इंडिया ने भी किया ये। हमारे पास 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया था जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज लेकर आए।
इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, तीसरा चैलेंज है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जिन इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वो कितने डेमोक्रेटिक है, कितने एक्सटेंड तक वहां डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। यानी अब बात की जा रही है क्वालिटी की। क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्या क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ डेमोक्रेसी काफी है? नो, वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्वालिटी में यहाँ पर क्या मतलब है? जो इंस्टीट्यूशंस आप कहते हैं भाई डेमोक्रेटिक है, वो कितने डेमोक्रेटिक है? इसके लिए भारत लेकर आया राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर किया जाए, लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जाए इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो जब आप इंस्टीट्यूशंस को और बेहतर करते हैं, वहां डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और ज्यादा अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, तब उसे कहा जाता है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए 3 चैलेंजेस कौन कौन से हमने डिस्कस करें। फाउंडेशनल चैलेंज, यानी कि पहले तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। सेकंड, एक्सपेंशन, ज्यादा से ज्यादा स्फीयर्स में डेमोक्रेसी आए ये देखना। एंड फाइनली डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी वो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें आप डेमोक्रेटिक कहते हैं वहां और ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस आए। देखिए इससे अल्टीमेटली होगा क्या? लोगों का पार्टिसिपेशन और कंट्रोल डेमोक्रेसी में बढ़ेगा। और मैं बार बार आपको एक ही बात बता के आई हूँ कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है लोग। जितने एम्पावर्ड लोग होंगे उतनी ज्यादा आपकी डेमोक्रेसी बेहतर परफॉर्म करेगी ना। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग कार्टून्स के थ्रू भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एनसीईआरटी ने हमें समझाया है। मुबारक री इलेक्टेड, जो इजिप्ट के आप कह सकते हैं ऑटोक्रेट थे मुबारक, अनफेयर तरीके से गवर्नमेंट को बहुत समय तक अपने जेब में रखा। और आप देख सकते हैं अभी तक ये बैलेट बॉक्सेस खुले भी नहीं है और कह रहे हैं शैल वी ओपन दिस। तो पहले ही बोल दिया कि मैं जीत गया हूँ, और जबकि इनको खोला भी नहीं गया था। आप देख रहे हैं किस तरह से डेमोक्रेसी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इट इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देन यहाँ आप देख सकते हैं मिलिट्री रूल पे हिंट किया गया है कि मिलिट्री रूल कर रही है, गरीब है। क्या बोल रहे हैं? कैन यू सी द डेमोक्रेसी देयर? कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज द कंट्री इज रूल्ड बाय द गन और रूल्ड बाय द मिलिट्री एंड दीज पीपल आर वेरी वेरी पुअर। देन आप देखिए हिपोक्रेसी इन डेमोक्रेसी समझाया गया है कि कैसे ये लोग कह रहे हैं कि लिबरल पार्टी तो जो है जेंडर इक्वालिटी की डिमांड करती है, लेकिन आप अपनी कैबिनेट देख लो, इनकी खुद की कैबिनेट में सिर्फ एक विमेन लीडर है। नाउ इसमें बताया गया है मनी पावर के बारे में। देखिए कैसे रोड टू व्हाइट हाउस जो है वो किससे जा रहा है? पैसे से होता हुआ जा रहा है। तो कैंपेन में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, मनी पावर। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बताई हैं जो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फेस करती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट, कैंपेन मनी यानी कि मनी पावर का इस्तेमाल इलेक्शंस जीतने के लिए, अनफेयर तरीके से रूल करना अपनी कंट्री को, मिलिट्री रूल स्टैब्लिश करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हटाकर। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो टाइम एंड अगेन हम अपने आसपास न्यूज़पेपर में होते हुए देखते हैं ना। यहाँ बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। तो ऑब्वियसली एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे। ये पार्ट ऑफ द चैप्टर बहुत क्रूशल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से बहुत सारे फोटो पॉइंट्स आपको अपने एसेज आंसर्स के लिए मिलने वाले हैं। अब हमने ये देख लिया कि भैया चैलेंजेस तो हैं, डेमोक्रेसी है तो चैलेंजेस हैं, बट चैलेंजेस को जब हम ओवरकम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। और इन्हीं रिफॉर्म्स, इन्हीं बदलाव को एनसीईआरटी कह रहा है डेमोक्रेसी रिफॉर्म, यानी वो रिफॉर्म्स जो हम डेमोक्रेसी में कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म। सो डेमोक्रेसी रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, लेट गेट स्टार्टेड। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, हमें ना कोई लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स नहीं दिए हैं, हमें बताया है कि ये रिफॉर्म्स लेकर कैसे आने हैं। तो सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि हमें बार बार लगता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए कोई लॉ बना देते हैं, लेट्स मेक अ लीगल प्रोविजन फॉर इट। पर एनसीईआरटी हमसे सवाल करता है कि क्या लीगल तरीका ही पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने में इतना हेल्पफुल है? हर चीज को आप बैन कर दीजिए, जहां जो वर्क नहीं कर रहा उसको बैन कर दीजिए, क्या ये सच में प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं लॉज में बदलाव करना पड़ेगा, बट यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि क्या सिर्फ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी को सॉल्व कर सकते हैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दिया है कि लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। तो एलबीडब्ल्यू जो रूल्स होते हैं उसमें जो बदलाव आए, उससे ऑब्वियसली जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस थी क्रिकेट की वो रुकी। बट क्या उससे हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट का क्वालिटी बढ़ गया या क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ गया? क्रिकेट का स्टैंडर्ड किसने बढ़ाया? क्रिकेट की क्वालिटी किसने बढ़ाई?
पीपल हु वर पार्टिसिपेटिंग यानी प्लेयर्स, उनको कोच करने वाले लोग, और क्रिकेट को मैनेज करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स। सिमिलरली आप अपनी डेमोक्रेसी को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन मेक सर्टेन लॉज, बट सिर्फ लॉज बनाना काफी नहीं होगा, उसके लिए लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। पीपल विल हैव टू पार्टिसिपेट, पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव टू पार्टिसिपेट, पीपल विल हैव टू कम आउट एंड वोट, एंड ऑल्सो अगर कुछ गलत हो रहा है तो दे माइट हैव टू ब्रिंग सम मूवमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि लॉज कैन बी जस्ट वन पार्ट बट नॉट द एंटायर पार्ट। क्योंकि देखिए ना, जब भी आप कोई लीगल चेंज करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कई जगह पर हमने देखा कि पंचायत इलेक्शंस में आप बोला गया कि आप जो है इलेक्शंस नहीं लड़ सकते इफ यू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, या फिर ऐसा भी रूल आया कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फायदे हैं, बट यहाँ पर कुछ डाउन साइड्स भी हमको देखने पड़ेंगे। कभी कभी हो सकता है दैट इट्स नॉट द चॉइस ऑफ द वुमन, और शी वाज नॉट हैविंग सो मच पावर कि वो डिसाइड कर सके कि उसको कितने बच्चे होंगे। उस केस में रिप्रोडक्टिव राइट्स तो उनसे छिने ही, इन द सेंस उनकी फ्रीडम तो उनसे छिनी ही, आपने उनसे इलेक्शंस लड़ने का राइट भी छीन लिया। या लेट्स से somebody never got a chance to go to school, was not from a very good background to study, और फिर आपने उनसे इलेक्शंस का राइट भी छीन लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गरीबों से, विमेन से, यू वांटेड टू ब्रिंग अबाउट बेटर पीपल टू रूल द कंट्री और टू रूल द पंचायत, बट कहीं आपने उनसे उनका हक तो नहीं छीन लिया, या आपने उनको और डिप्राइव तो नहीं कर दिया। सिमिलरली हमने कई बार देखा कई स्टेट्स में विदाउट एनी गवर्नमेंट, आई एम नॉट नेमिंग एनी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली रिसर्च चल रहा है पॉलिसी की पॉजिटिव और नेगेटिव पे, बट दे एंड आई एम नॉट इवन अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज देयर वर पॉलिसीज लाइक कि ऑड इवन रूल आए, और एक दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन गाड़ियां चलेंगी, तो लोगों ने उसका अलग ही वो निकाल लिया कि चलो हम एक ऑड गाड़ी भी खरीद लेते हैं, एक इवन गाड़ी भी खरीद लेते हैं नंबर प्लेट की, तो गाड़ियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो कभी कभी सिर्फ बैन कर देना सोल्यूशन नहीं होता, वो बैन करने से कई बार चीजें काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। रादर ये देखा गया है कि जब आप इंसेंटिव देते हैं ना लोगों को, तब उसका ज्यादा फायदा होता है, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एक्टर्स को या फिर लोगों को। यू एम्पावर देम, आप लोगों को एम्पावर करो और आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जल्दी लेकर आ पाओगे। जैसे आपने लोगों के हाथ में दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन, कितने सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हम आज भारत में देखते हैं जिनको हम विसिल ब्लोअर्स कहते हैं। कई सारे लोगों ने इतने पिटिशंस लगाए, इतने सारी गवर्नमेंट रॉन्ग डूइंग्स इसकी वजह से सामने आई। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग बन गए वॉच डॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी वो लोग जो विजिलेंट थे, केयरफुल थे, जिन्होंने देखा क्या गड़बड़ी हो रही है, और इसकी वजह से क्या हुआ, भारत में करप्शन पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। यानी यू आर गेटिंग अ वेरी गुड एग्जांपल इज आरटीआई। क्यों? क्योंकि आरटीआई करता है सिटीजन एम्पावरमेंट। जहां जहां भी आप सिटीजन को एम्पावर करेंगे, उसके हाथ में पावर देंगे, एंड पीपल, एंड ऑफ कोर्स आरटीआई के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स हियर एंड हाउ इट हैज एक्चुअली स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो ये लोगों पर डिपेंड करता है। आपको टूल दे दिया, अब आप उस टूल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि आपके देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। ऑल्सो हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप लेकर आ रहे हैं उससे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस स्ट्रेंथन हो, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूव हो। तो इस तरीके के रिफॉर्म्स आने चाहिए जिससे लोगों के हाथ में पावर भी आए, और उन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस बेहतर हो। क्योंकि हम फाइनली क्या करना चाहते हैं, हम एक ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं ना। ऑल्सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी आप पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के हाथ में दे दिया जो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो गड़बड़ होगी। एंड ऑब्वियसली वी कांट एक्सपेक्ट वही लोग, दोज पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग, टू मेक लॉज जो उनके अगेंस्ट जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा, अगर लॉज नहीं भी आ रहे हैं, इफ पीपल आर विजिलेंट, अगर सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस आर गुड, अगर मीडिया अपना काम अच्छे से करे, तो हम बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को मेंटेन भी कर सकते हैं और हमारे डेमोक्रेसी को बचा कर रख सकते हैं। सो इससे हमें ना एक बहुत की पॉइंट समझ में आया कि लॉज अपनी जगह है, राइट, गवर्नमेंट अपनी जगह है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड फ्री एंड फेयर मीडिया। सोचिएगा इस बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट राइट इट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स। इंटरेस्टिंगली ना हमें एनसीईआरटी ने 2 केस स्टडीज भी दी है। केस स्टडीज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ 2 चैलेंजेस बताए गए हैं जो पर्टिकुलरली इंडिया फेस करता है। पहला, डॉक्टर एब्सेंटिज्म।
तो हमें उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे वहां पर जो डॉक्टर हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते ही नहीं है और ज्यादातर वो विलेज से बाहर ही रहते हैं। दे ही प्रैक्टिस ही और शी प्राइवेट प्रैक्टिस है उनकी, विलेज में तो वो गायब ही रहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इशू है, पर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसके कुछ प्रपोजल्स बताए गए हैं कि भैया ऐसे कर दो कि गवर्नमेंट ना कंपलसरी कर दे डॉक्टर्स के लिए कि आपको विलेज में रहना पड़ेगा, वरना आपकी, और कोई जाना नहीं चाहता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वरना आपकी जो सर्विस है उसको टर्मिनेट कर देंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सरप्राइज विजिट करनी चाहिए कि देखें कि डॉक्टर हैं या नहीं है, नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विलेज पंचायत, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उनको ये पावर होना चाहिए कि वो जाकर एनुअल रिपोर्ट बनाए डॉक्टर की, और अगर उसमें गड़बड़ हो तो डॉक्टर के अगेंस्ट जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो लिया जाए। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर सोल्यूशन दिया है कि ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एरिया एरिया में बहुत बड़ा है, इसीलिए इंडिविजुअली उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर छोटी छोटी यूनिट्स होंगी या सेवरल स्मॉल स्टेट्स होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा। बेसिकली उत्तर प्रदेश की स्प्लिटिंग की बात की गई है इनटू 2 और मोर स्टेट्स। अब आप मुझे बताइएगा, इज इट अ गुड आइडिया? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें 2 पॉइंट्स हैं। हाँ, हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगी, बट क्या उससे माइंडसेट चेंज हो जाएगा? अगेन द सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था, क्या लॉज लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? राइट? क्या उससे आप करप्शन हटा पाएंगे? क्या उससे आप डॉक्टर को इनफ इंसेंटिव दे पाएंगे टू स्टे बैक इन द रूरल एरियाज? अब आप सोचिए इसमें और क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गिव सर्टेन इंसेंटिव्स टू द डॉक्टर टू स्टे इन विलेजेस, या फिर जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का ड्रीम था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। क्यों ना हम रूरल एरियाज को इस तरह से डेवलप करें, इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वहां पर लेकर आए, ऐसी सारी एम्यूनिटीज जो अर्बन एरियाज में है वो रूरल एरियाज में मिलने लगे, तो शायद डॉक्टर्स वहां अपने आप ही रहना पसंद करेंगे। सो बिसाइड्स दिस लिस्ट ऑल्सो दे कैन बी सर्टेन रिफॉर्म्स। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट्स के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इससे इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, या इससे सिर्फ जो है देश की यूनिटी को खतरा होगा एंड इट वोंट रियली सर्व एनी पर्पस? अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया है पब्लिक फंडिंग। नाउ इसको हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है और फिर से डिस्कस हम लोग करेंगे। तो देखिए, इंडिया में ना मनी पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन विनिंग इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू काइंड ऑफ अट्रैक्ट पीपल। कैंपेनिंग में बहुत सारा खर्चा जाता है और ये पैसा आता है बिग बिजनेस हाउसेस से, और जब ये इलेक्शंस में इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके रिटर्न में इनको कोई ना कोई फायदा हो। अब फायदा कैसे होगा? जब गवर्नमेंट बनेगी तो वो कुछ तरीके की ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो बिग बिजनेस हाउसेस को फायदा पहुंचाए। प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज का फाइनेंशियल अकाउंट बोलें कि पब्लिक में आए और इसको ऑडिट किया जाए। तो देखिए, ये एक बात पहले भी मैंने आपको बताई कि आरटीआई की बात की गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज पे आरटीआई लगनी चाहिए, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट हो गई थी। तो मुझे पर्सनली लगता है इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रीजन बीइंग, जो ये लॉ बनाने वाले हैं वो खुद इससे इम्पैक्ट होंगे, तो ऐसा कोई लॉ आना फिलहाल बहुत मुश्किल है। सेकंड, जो हमने कई बार डिबेट करी है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि देखिए ऐसा होना चाहिए कि जो भी इलेक्शन में खर्चा आता है वो डेजिग्नेट कर दिया जाए और वो सरकार दे हर पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट हो, या तो आप पैसे के फॉर्म में दे दीजिए या फिर आप इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल और लेट्स से जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए चीजें जरूरी हैं उसके थ्रू आपको प्रोवाइड कर दे। कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन सेल्फ फंडेड ना हो, इलेक्शन स्टेट ने फंड करे हो। अब अगेन देखिए, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। ऑफकोर्स अच्छी बात यह है कि इससे काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्लियर हमें पता होगा कि भैया इस पार्टी को इतने पैसे गवर्नमेंट से मिले थे और इस पार्टी ने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन भी होगी इससे, क्योंकि वो लोग जिनके पास जस्ट बिकॉज ज्यादा पैसा था जीत जाया करते थे, दैट वुड बी नॉट हैपनिंग एनी मोर। देन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं इससे इक्वालिटी भी आएगी, सब लोग इक्वल होंगे रियल सेंस में, बिकॉज दे वोंट बी रियली यूजिंग मनी पावर हियर। पर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके फिस्कल अकाउंट्स पर। इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? और अगर हम इतना पैसा खर्च करते भी हैं तो वो हम डाइवर्ट करेंगे उस फंड से जो अदरवाइज यूज होता लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर पॉलिसीज के लिए। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि वेयर द फंड वुड बी डाइवर्टेड। एंड थर्ड एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
अगर आप डायरेक्टली अलाउ नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली स्टेट फंडिंग भी चलती रहेगी, पीछे से पैसा भी आता रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बैन कर देने से फंडिंग बाय कॉर्पोरेट हाउसेस रुक जाएगी। सो कैन यू सी, ये दिखता जितना ठीक है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इसके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे बिफोर वी ब्रिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट। एंड फाइनली लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दें और उस पर इनकम टैक्स नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं अभी रिसेंटली, यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जहां पर ये बोला गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जहां पर ये बोला गया कि यू कैन एक्चुअली डोनेट टू अ पर्टिकुलर पार्टी अनोनिमसली ऑल्सो। आप बॉन्ड खरीद सकते हैं फ्रॉम SBI एंड देन वो बिना नाम का होगा एंड यू कैन गिव इट टू द पॉलिटिकल पार्टी दैट यू वांट टू सपोर्ट। ये भी एक तरीका है थ्रू विच यू कैन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज। सो इंटरेस्टिंग जो है एक एनालिसिस था वहां पर। फाइनली हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आ गए हैं, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। देखिए एक बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां के रूलर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों द्वारा। यानी लोग डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास यूनिट है। और ये भी समझ लिया हमने कि जो रूलर्स हैं जिन्हें लोगों ने इलेक्ट करा है वही सारे फैसले लेने चाहिए, वरना आप सही डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इलेक्शंस आपको फ्री एंड फेयर चॉइस देने चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? एंड फाइनली क्या आपको आपका संविधान कुछ सिटीजन राइट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है? इससे ये प्रूव होता है कि आपके पास डेमोक्रेसी है या नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ डेमोक्रेसी होना काफी नहीं है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक राइट्स समय के साथ बढ़ने चाहिए, नए तरीके के राइट्स ऐड होने चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स नहीं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी होने चाहिए। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो, चाहे वो बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। ये भी हम पढ़ के आए हैं। एंड फाइनली मेजोरिटेरियनिज्म अगर आपके देश में है तो वो भी डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज एक डेमोक्रेसी माइनॉरिटी की वॉइस को हमेशा रिस्पेक्ट करेगी। एंड टू कंक्लूड, डेमोक्रेसी वुड ऑलवेज ट्राई कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमने देखा कुछ छोटे छोटे न्यूएंसेस हमें पता चले। स्पेसिफिकली ना इस चैप्टर से आपको कई सारे फॉलो पॉइंट्स मिले हैं, तो उन जो लाइंस हैं जो अंडरलाइन भी की गई हैं आप उनको यूज करिए। टर्म्स लाइक फाउंडेशन, चैलेंज ऑफ फाउंडेशन, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, देन वाइडनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, इन टर्म्स को यूज करिए व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स एंड दैट विल डेफिनेटली एनरिच देम। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम मिलते हैं क्लास 11 के NCERT के साथ। हैप्पी स्टार्टिंग।